हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के लिए लेवल 2 के लिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। ये जो पेपर है ये 2011 वाला पेपर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ लेवल 2 के लिए, जिनका सब्जेक्ट साइंस है। तो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2022 से मैंने शुरुआत की थी, 2022 वाले पेपर से, और 2011 वाले पेपर तक मैंने साइंस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और दोनों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। एसएसटी की मैंने 2011 से शुरुआत की है। तो ये पहला वीडियो है और ये पेपर 2011 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एसएसटी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है भारतीय समाज की, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है अनेकता में एकता, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है स्वावलंबन और चौथा है प्रादेशिकता। तो भारतीय समाज की विशेषता है अनेकता में एकता, यानी कि विविधता में एकता। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि अनेकता में एकता या विविधता में एकता जो मुहावरा है वो किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। साथ में आपको ये भी याद रखना है। भारतीय समाज की और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय जो समाज है वह बहुजातीय समाज है, बहुभाषी समाज है, बहुल वर्ग है इसमें, और विविधता में एकता, ये तो इसमें सही ही है। इसके अलावा भी जो मैंने विशेषताएं बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नगरीकरण परिणाम है। पहला विकल्प है शैक्षिक विकास का, दूसरा है ग्रामीण विकास का, तीसरा है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, और चौथा है कृषि विकास का। तो नगरीकरण जो परिणाम है वह है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नगरीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव की जो जनता है वो शहर की ओर आ रही है, तो इसीलिए नगरीकरण जो परिणाम है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। किसका कारण है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है गरीबी का, दूसरा है सामाजिक तनावों का, तीसरा है बेरोजगारी का, और चौथा है वैश्वीकरण का। तो क्षेत्रीयतावाद क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो क्षेत्रवाद उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जहां केंद्रीय व्यवस्था प्रशासन के बजाय विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबद्धता के कारण एक साथ अभ्यास करते हैं। क्षेत्रवाद का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र या राज्य का प्रेम जो पूरे देश को वरीयता देता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? सामाजिक। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है सामाजिक तनावों का, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए ये पूछा गया है। पहला है शिक्षा उद्देश्यों का, दूसरा है शिक्षण विधियों का, तीसरा है शिक्षण तकनीक का, और चौथा है इनमें से सभी। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को शिक्षा उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। तो इनमें से सभी, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? पहला विकल्प है बेरोजगारी, दूसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है शिक्षा, और चौथा है वृहत परिवार। तो गरीबी का कौन सा कारण नहीं है? तो वह है शिक्षा। शिक्षा गरीबी का कारण नहीं बनती है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि कारण नहीं है पूछा गया है। बाकी आप तीनों देखते हैं, बेरोजगारी भी गरीबी का कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी का कारण है, और वृहत परिवार भी गरीबी का कारण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? पहला है वृहत स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है सभा भवन, और चौथा है दुर्ग महल। तो सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा
बृहत स्नानागार को, यानी कि जो महान स्नानागार है उसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सन जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ये कौन थे? ये 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? तो अभी आपको मैंने बताया भी था इसके बारे में, यानी कि भारतीय समाज कैसा है। तो भारतीय समाज कैसा है? विविधता में एकता या अनेकता में एकता। तो ये कथन किसका है ये पूछा गया है। पहला है A.L. वासम, दूसरा है V.A. स्मिथ, तीसरा है मैक्स मूलर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता यह कथन है V.A. स्मिथ का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अंतर क्या आपको याद रखना है, जो अनेकता में एकता वाक्यांश है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। यह जो कथन है ये V.A. स्मिथ का है और जो अनेकता में एकता वाक्यांश है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। दोनों ही बातें याद रखिए, ये भी पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। कालीबंगा अपनी अनूठी अग्निवेदियों और दुनिया का सबसे पुराना प्रमाणित जोता हुआ खेत द्वारा प्रतिष्ठित है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पहला है यात्रियों का वृत्तांत, दूसरा है सिक्के, तीसरा है बौद्ध साहित्य और चौथा है जैन साहित्य। तो भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जो मुख्य जानकारी का स्रोत है वह है सिक्के। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है गीता है, पहला विकल्प है वेद है, दूसरा है स्वतंत्र महाकाव्य, तीसरा है रामायण का एक भाग और चौथा है महाभारत का एक भाग। तो गीता जो है महाभारत का एक भाग है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। पहला है विदिशा, दूसरा है पुरुषपुर, तीसरा है अहिछत्र और चौथा है पैठन। तो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वह था पैठन। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य जो है प्राचीन भारतीय साम्राज्यों में से एक था और गुप्त काल के दौरान जो सुदूर पश्चिम का व्यापारिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था पैठन। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। पहला है सांची स्तंभ से, दूसरा है सारनाथ स्तंभ से, तीसरा है इलाहाबाद स्तंभ से और चौथा है लुम्बिनी स्तंभ से। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है और यह सारनाथ उत्तर प्रदेश से, जो सारनाथ है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा था? पहला है रामगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है समुद्रगुप्त प्रथम। तो लोग घरों में ताला नहीं लगाते, फायान ने ये लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का ये नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन्हीं के शासनकाल में फायान भारत आया था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ही फायान ने लिखा है कि लोग घरों में
ताला नहीं लगाते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? पहला विकल्प है पल्लव, दूसरा है चोल, तीसरा है चालुक्य और चौथा है काकतीय। तो महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर मंदिर हैं वह बने हैं पल्लव वंश के शासन के अंतर्गत। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? पहला है महाजनपद काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है कुशाल काल और चौथा है मौर्य काल। तो भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया मौर्य काल में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य जो है प्राचीन समय में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जो सरकार के एक केंद्रीकृत रूप द्वारा शासित है। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आगरा में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है फतेहपुर सीकरी में और चौथा है अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। और यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नूहे सिपहर के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है अमीर खुसरो, दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है दारा सिको और चौथा है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूह ए सिपहार के लेखक हैं अमीर खुसरो। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो नूह सिपहर जो है तुगलक वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में एक मसनवी है। उन्होंने अपनी कविता को 9 अध्यायों में वर्गीकृत किया, जिनमें से प्रत्येक भाग को आकाश माना जाता है। तीसरे अध्याय में उन्होंने भारत और उसके पर्यावरण, ऋतुओं, वनस्पतियों और जीवों, संस्कृतियों, विद्वानों आदि का विशद विवरण लिखा है। तो अमीर खुसरो इसके रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भारत में गीत की गजल शैली की शुरुआत की, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। पहला विकल्प है गुलबर्गा, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है बीजापुर और चौथा है बीदर। तो दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 1192 में अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चिश्ती विद्यालय या चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई थी। और दक्षिण भारत में इसका जो प्रमुख केंद्र था वह गुलबर्गा था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? पहला है सांभर, दूसरा है आम्बेर, तीसरा है नारायणा और चौथा है पुष्कर। तो संत दादू की मृत्यु हुई नारायणा में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संत दादू का जो जन्म है वह गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु नारायणा में हुई। संत दादू दयाल एक कपास कार्डर थे, लेकिन बाद में एक धार्मिक उपदेशक बन गए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है पीपासर, दूसरा है गागरोन, तीसरा है जैतारन और चौथा है नागौर। तो संत जाम्भोजी का जन्म हुआ पीपासर में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संत जाम्बोजी जो हैं ये गुरु जम्बेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म पीपासर राजस्थान में हुआ था। वे एक गाय चराने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, क्योंकि वे भगवान विष्णु का अवतार थे। विष्णोई संप्रदाय में उन्होंने अनुयायियों को सिखाया कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, पौधों और जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए और प्रकृति के अस्तित्व के लिए पौधे और जानवर महत्वपूर्ण है। तो इतना इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? पहला है गुलामी, दूसरा है फैक्ट्री, तीसरा है बंदरगाह और चौथा है शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? पहला विकल्प है
महाराणा प्रताप, दूसरा है महाराणा उदय, तीसरा विकल्प है जयमल और चौथा है महाराणा अमर सिंह। यहाँ पर जयमाल होगा। तो अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां के शासक थे महाराणा उदय सिंह। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे और अकबर के आक्रमण के समय ये वहां के शासक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला विकल्प है औरंगजेब, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्योंकि अकबर के काल में कई लेखकों ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया, इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? पहला है मनुची, दूसरा है बर्नियर, तीसरा है थेवनोट और चौथा है टेवर्नियर। तो टेवर्नियर ने भारत की 6 बार यात्रा की और ये एक फ्रांसीसी यात्री था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी एक पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया। टेवर्नियर की एक पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया है, तो इसे भी याद रखिएगा, ट्रेवल्स इन इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो एक प्रश्न तो आपका यही तैयार हो गया कि आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अब इसमें पूछा गया है कि मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है, तो 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? पहला है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है लक्ष्मीबाई, तीसरा विकल्प है नाना साहब और चौथा विकल्प है कुंवर सिंह। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। अंग्रेजों ने पहले नाना साहब को पेशवाओं के वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और नाना साहब ने सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से बाहर निकाल दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। पहला विकल्प है विष्णु भट्ट गोडसे, दूसरा है सीताराम पांडे, तीसरा विकल्प है नारगेट और चौथा है मंगल पांडे। तो 1857 के दौरान जो पुस्तक लिखी गई माझा प्रवास, इसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? पहला विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि दी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रानी गिंडालियू जो हैं, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में, और 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। 1972 में उन्हें ताम्र पात्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वे 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा विकल्प है मराठी, तीसरा विकल्प है गुजराती और चौथा विकल्प है अंग्रेजी। तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ गुजराती भाषा में लिखी है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनकी
अन्य पुस्तकें हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, महात्मा गांधी की कुछ अन्य पुस्तकें हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? पहला विकल्प है 1858, दूसरा है 1859, तीसरा है 1860 और चौथा है 1861। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पास किया और ईस्ट इंडिया के सारे अधिकार छीन लिए। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया और इसकी भारतीय संपत्ति और सशस्त्र बलों को क्राउन द्वारा ले लिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। पहले विकल्प पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। पहला लिखा है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा है 26 जनवरी 1949 को और चौथा है 26 जुलाई 1950 को। तो ये पूछा गया है कि कब लागू किया गया, तो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा है 15 और चौथा है 11। तो भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? पहला है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 और चौथा है 26 जनवरी 1930। तो संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक पूछी गई है, कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में, ये भी याद रखिए। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। पहला विकल्प है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 15। तो मूल अधिकारों की संख्या है 6। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है प्रजातांत्रिक पद्धति, दूसरा है मूल अधिकार एवं कर्तव्य, तीसरा है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जो विशेषता नहीं है वह बताना है। तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं? संघ और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान, कठोरता और लचीलापन, यानी कठोर भी है और लचीला भी है, धर्मनिरपेक्ष प्रदेश, एकल नागरिकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। पहला विकल्प है 21, दूसरा है 26, तीसरा है 30 और चौथा है 25। तो राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 25। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी की एक वीडियो मैंने बनाई है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सामान्य जानकारी दी है, राजस्थान से संबंधित कई प्रश्न उस वीडियो से आपके तैयार हो सकते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। पहला विकल्प है भारत के नागरिकों द्वारा, दूसरा है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तीसरा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा और चौथा है समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा।
तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? पहला विकल्प है प्रमुख सेनाध्यक्ष, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो भारत का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं और वह देश के सेना बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है विपक्ष का नेता, तीसरा है गृह मंत्री और चौथा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? पहला विकल्प है अफ्रीका, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा है एशिया और चौथा है अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इसमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यू आकार की घाटी निर्मित होती है। पहला विकल्प है नदियों द्वारा, दूसरा है हिमानी द्वारा, तीसरा है हवाओं द्वारा और चौथा है भूमिगत जल द्वारा। तो यू आकार की घाटी निर्मित होती है हिमानी द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? पहला है आग्नेय, दूसरा है रूपांतरित, तीसरा है अवसादी और चौथा है इनमें से सभी। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो इनमें जिन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं वे होती हैं अवसादी चट्टानें। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? यह सामग्री के जमाव और तलछट के जमने से बनती हैं। उदाहरण के लिए सैल, बलुआ पत्थर आदि। तो तलछटी चट्टानें परतों के रूप में जमा होती हैं, तो इसीलिए इनमें परतें पाई जाती हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टान होती है यह तब बनता है जब मैग्मा ठंडा और क्रिस्टलीकृत हो जाता है, या तो पृथ्वी की सतह पर या ज्वालामुखियों पर या पिघली हुई चट्टान पर। तो तब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टानें तब बनती हैं जब गर्मी और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल होती है और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद ताप मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? पहला विकल्प है लाल सागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है मृत सागर और चौथा है बाल्टिक सागर। तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा विकल्प है गंगा का मैदान, तीसरा है थार मरुस्थल और चौथा है दक्कन का पठार।
तो गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीप था जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप शामिल थे। तो इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, तो वह है दक्कन का पठार। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? पहला विकल्प है ज्वारी वन, दूसरा है शीतोष्ण वन, तीसरा है मरुस्थली वन और चौथा है भूमध्य सागरीय वन। तो जो सुंदरी का पेड़ है ये पाया जाता है ज्वारी वन में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो ज्वारी वन है ये ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे तटों पर कीचड़ और गाद जमा हो जाती है और ये जो सुंदरी का पेड़ होता है ये जो लकड़ी प्रदान करता है ये लकड़ी कठोर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? पहला विकल्प है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, तीसरा है शीतलहर और चौथा है इनमें से सभी। तो उत्तरी भारत में पूछा गया है शीतकालीन वर्षा का कारण, तो ये होता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो उत्तरी मैदानों में ठंड के मौसम में एक विशिष्ट विशेषता पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह है, तो यह वर्षा का कारण बनता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है पेट्रो रसायन, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और चौथा है सीमेंट। तो सिंदरी जो है झारखंड राज्य के धनबाद जिले का एक औद्योगिक अर्ध शहरी शहर है और ये प्रसिद्ध है रासायनिक उर्वरक के लिए। सी विकल्प इसमें सही है। याद रखिएगा ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला विकल्प है सतलज, दूसरा है गंगा, तीसरा है रावी और चौथा है व्यास। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये स्थित है सतलज नदी पर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। पहला विकल्प है गंगानगर, हनुमानगढ़, दूसरा है कोटा, बारां, तीसरा है बूंदी, टोंक और चौथा है जयपुर, दौसा। तो राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोटा और बारां। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है नागौर और चौथा है जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन होता है नागौर जिले में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये उपनाम हैं जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताए हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं क्योंकि उपनाम से एक प्रश्न ईवीएस में पूछ लिया जाता है। लेवल 1 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसमें उपनाम पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? पहला विकल्प है सिंचाई के लिए, दूसरा है कृषि के लिए, तीसरा है जल विद्युत उत्पादन के लिए और चौथा है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो वर्षा जल के संग्रहण, भंडारण, संवहन और शुद्धिकरण द्वारा वर्षा जल के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सरल प्रक्रिया या तकनीक है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए और भविष्य की जरूरतों के लिए भी वर्षा जल को टैंकों में इकट्ठा करने और संग्रहित करने की एक विधि है। तो इसके द्वारा भूमिगत जल स्तर को सुधारा जा सकता है। तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। पहला विकल्प है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, दूसरा है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर
तीसरा है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर और चौथा है जयपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। पहला विकल्प है जरगा, दूसरा है सेर, तीसरा है तारागढ़ और चौथा है अचलगढ़। तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है सेर। बी विकल्प इसमें सही है। तो अरावली उत्तर पश्चिमी भारत में वलित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रेणी है। यह दिल्ली के पास से शुरू होती है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। यह लगभग 692 किलोमीटर लंबी दूरी की है, जिसमें कई चोटियां हैं। और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है, जिसका नाम सेर है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में है, जिसे गुरु शिखर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको जो राजस्थान की वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आपको प्रमुख चोटियों के बारे में बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? पहला विकल्प है महाराव सिंह प्रथम, दूसरा है महाराव राम सिंह द्वितीय, तीसरा है महाराव माधव सिंह प्रथम और चौथा है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। तो 1857 का विद्रोह, जिसे व्यापक रूप से 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है, भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला युद्ध था। तो इसमें पूछा गया है कि कोटा के शासक कौन थे उस समय। तो कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यदि उदयपुर के पूछ लिए जाएं तो महाराणा स्वरूप सिंह थे, जोधपुर के महाराजा थकट सिंह थे, जयपुर के महाराजा राम सिंह प्रथम और कोटा के आपको बता ही दिए हैं, और भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध सालिंग सिंह हवेली स्थित है। पहला विकल्प है नवलगढ़ में, दूसरा है मुकुंदगढ़ में, तीसरा है पिलानी में और चौथा है जैसलमेर में। तो प्रसिद्ध सालम सिंह हवेली स्थित है जैसलमेर में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा है गंगानगर, तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा है चुरू। तो गोगा मेड़ी मेला लगता है हनुमानगढ़ में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला बड़ा प्रश्न है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। पहला विकल्प है लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा है बाला किला अलवर, तीसरा है मांडलगढ़ और चौथा है अचलगढ़ आबू। तो अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन असफल रहा लोहागढ़ किले पर, जो भरतपुर में स्थित है। ए विकल्प इसमें सही है। लोहागढ़ एक किला था जिसे महाराजा सूरजमल ने राजस्थान के भरतपुर में अपने राज्य की रक्षा के लिए बनवाया था। तो ए विकल्प इसमें सही है। बाला किला कहाँ पर है? तो जो बाला किला है ये अलवर में है, यहाँ पर लिखा ही है जो जहाँ पर है। मंडलगढ़ जो है ये राजस्थान का एक प्राचीन किला है जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। और जो बाला किला है इसे बनवाया था हसन खान मेवाती। और जो अचलगढ़ किला है ये माउंट आबू में स्थित है और इसे परमार राजवंश के शासकों ने बनवाया था। तो इन सब के बारे में आपको जानना आवश्यक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला विकल्प है माणिक लाल वर्मा, दूसरा है बलवंत सिंह मेहता, तीसरा है भूरे लाल बया और चौथा है रमेश चंद्र व्यास। तो मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मेवाड़ प्रजा मंडल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा है। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजा मंडल के पहले अध्यक्ष थे। और जो भूरेलाल बया है ये मेवाड़ प्रजा मंडल के उपाध्यक्ष थे। और रमेश चंद्र व्यास ये चौथी लोकसभा सदस्य भीलवाड़ा राजस्थान। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो जितने भी एसएसटी के प्रश्न थे 2011 वाला ये पेपर है, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं एसएसटी के।
तो 7 प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सर्दी कैसी हो रही है आपके यहाँ ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ इतनी सर्दी है कि 4-5 दिन से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, इतनी सर्दी है। आप लोग जहाँ से हैं वहाँ कैसा मौसम है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, पढ़ाई में बिल्कुल भी विराम मत दीजिएगा। एग्जाम का समय नज़दीक आता जा रहा है तो आपको आराम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सर्दी हो चाहे कुछ भी हो आपको पढ़ाई तो करनी ही है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और इस वीडियो में किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और ईवीएस के साइंस के प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।